हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक्सेस प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, जो जेईई एडवांस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर लिक्विड की फ्री सरफेस कर्व्ड हो तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस के अंदर और बाहर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो एक्सेस प्रेशर कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए लैप्लास ने एक इक्वेशन दिया है। आज अपन उसी इक्वेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस क्यों होता है। उसके लिए मैं तीन तरह की फ्री सरफेस कंसिडर करूंगा। पहले केस में फ्री सरफेस कॉन्वेक्स अपवार्ड है। फ्री सरफेस इज कॉन्वेक्स अपवार्ड। यानी यहाँ पे लिक्विड की फ्री सरफेस बाहर की ओर बल्ज आउट होगी। ये लिक्विड है, मैं फ्री सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर दो पॉइंट्स कंसिडर करूंगा। जस्ट बाहर वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और जस्ट अंदर वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। अपने को ये डिसाइड करना है कि ए पे प्रेशर ज़्यादा है या बी पे प्रेशर ज़्यादा है। उसके लिए अपन लिक्विड का एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे जो फ्री सरफेस पे लोकेटेड है। इस लिक्विड मॉलिक्यूल को मैं ग्रीन डॉट से डिनोट कर देता हूँ। इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन की वजह से चारों तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होगा। जैसे इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इधर की ओर पुल कर रहे होंगे। ये टू डायमेंशनल डायग्राम है। इस मॉलिक्यूल पे चारों तरफ इसी टाइप से फोर्स एक्ट हो रहा है। अपन ये देखेंगे इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिलाइज हो जाएंगे। जैसे राइटवार्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की ओर होगा, जो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है सरफेस टेंशन की वजह से इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो आपका ए से बी की ओर यानी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है। मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं Ft से डिनोट कर देता हूँ। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स आपका प्रोड्यूस होगा। ये फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। इसको मैं Fp से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। Fp प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसका मतलब B का प्रेशर ज़्यादा है, A का प्रेशर कम है। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लगता है। तो अपन ये कह सकते हैं प्रेशर एट B इज मोर देन प्रेशर एट A। और इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसको अपन कहेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर को डेल्टा पी से डिनोट कर देता हूं। ये पीबी माइनस पीए के बराबर होगा। अब अपन सेकंड केस कंसिडर करते हैं जब लिक्विड की फ्री सरफेस कॉनकेव अपवार्ड है। केस 2, अब की बार लिक्विड की फ्री सरफेस इस टाइप से है। ये लिक्विड है, यहाँ भी अपन दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट सरफेस के जस्ट बाहर लोकेटेड होगा जिसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, और एक पॉइंट सरफेस के जस्ट अंदर लोकेटेड होगा, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। अब अपन सरफेस पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं लिक्विड का।
तो इस मॉलिक्यूल को मैं फिर से ग्रीन डॉट से डिनोट कर देता हूँ। इस मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स राइटवार्ड डायरेक्शन में इधर की ओर लग रहा होगा, इसी तरह से लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में इधर की ओर लग रहा होगा। सरफेस टेंशन की वजह से ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा इस मॉलिक्यूल पे वो आपका ऊपर की ओर लगेगा, यानी मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऊपर की ओर एक्ट होगा, जिसको मैं Ft से डिनोट कर देता हूँ। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स जो है वो आपका नीचे की ओर लगना चाहिए, Fp। अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब A पे प्रेशर ज़्यादा है, B पे प्रेशर कम है। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B, यानी इस केस में एक्सेस प्रेशर ये हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू PA माइनस PB। और सबसे लास्ट में अपन एक हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस कंसिडर करते हैं। मैं थर्ड केस कंसिडर करता हूं जब फ्री सरफेस फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस केस में लिक्विड की फ्री सरफेस इस टाइप से है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है। यहां भी अपन दो पॉइंट्स चूज करेंगे, एक पॉइंट लिक्विड की फ्री सरफेस के जस्ट बाहर और एक पॉइंट लिक्विड की फ्री सरफेस के जस्ट अंदर। बाहर वाले पॉइंट को यहां भी मैं A से डिनोट कर देता हूं और अंदर वाले पॉइंट को मैं B से डिनोट कर देता हूं। अब A और B पे अपने को प्रेशर कंपेयर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ। इस मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स तो राइटवार्ड डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, Ft इज जीरो। और अगर Ft जीरो है तो उस केस में आपका Fp भी जीरो होगा, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब A के ऊपर प्रेशर और B के ऊपर प्रेशर बराबर होगा, यानी अपन ये कह सकते हैं इस केस में एक्सेस प्रेशर जीरो रहेगा। तो इस डिस्कशन से अपन कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेस प्रेशर is caused by the surface tension। दूसरा चीज अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होगा। कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा रहेगा, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होगा। यहां पे देखिए पहले केस में अगर अपन देखें तो ये जो साइड है आपकी, ये साइड कॉन्वेक्स साइड है और ये साइड कॉनकेव साइड है। और अपन यहाँ पे देख रहे हैं B पे प्रेशर ज़्यादा है, A पे प्रेशर कम है, यानी कॉनकेव साइड में प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह से मैं सेकंड केस में देखूं तो ये साइड आपकी कॉनकेव साइड है और ये साइड कॉन्वेक्स साइड है। अगेन अपन देख रहे हैं A के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, B पे प्रेशर कम है, यानी यहाँ भी कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि
हमेशा कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम रहेगा। और ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा इसी को अपन एक्सेस प्रेशर कहेंगे। यानी एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑन कॉनकेव साइड माइनस पी ऑन कॉन्वेक्स साइड। अब नेक्स्ट अपन ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा इसकी वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपने को लैप्लास इक्वेशन स्टडी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपन लैप्लास इक्वेशन को स्टडी करते हैं। लैप्लास इक्वेशन अपने को ये बताता है कि सरफेस टेंशन की वजह से फ्री सरफेस के जस्ट अंदर और बाहर कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में एक मरकरी की ड्रॉप को रखा हुआ है। मरकरी की ड्रॉप को कंप्रेस करके रखा हुआ है। मैंने प्लेट्स को रेड कलर से डिनोट किया है और मरकरी को मैंने येलो कलर से डिनोट किया है। तो मैं अगर मरकरी की फ्री सरफेस के जस्ट अंदर और बाहर दो पॉइंट्स कंसिडर करूं, अंदर वाले पॉइंट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और बाहर वाले पॉइंट को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो 1 और 2 के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो लैप्लास इक्वेशन से अपन ये दे सकते हैं, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। चूंकि 1 आपका कॉनकेव साइड में है तो 1 का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एक्सेस प्रेशर को अपन P1 माइनस P2 लिख सकते हैं। और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ये आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे T तो सरफेस टेंशन है, R1 और R2 सरफेस की प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। अब ये प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर अपन कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए देखिए सरफेस को अपन इस टाइप से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर आप सरफेस को इस टाइप से ट्रेवर्स करोगे तो आपको अलग आर्क मिलेगा जिसकी रेडियस आपकी अलग रहेगी। मान लो ये रेडियस आपकी R2 है। और अगर आप सरफेस को चारों तरफ से इस टाइप से ट्रेवर्स कर रहे हो तो एक अलग सर्कुलर आर्क आपको मिलेगा जिसकी रेडियस आपकी अलग रहेगी, उसको मैं R1 से डिनोट कर देता हूं। मैं एक सेपरेट डायग्राम में ये दोनों रेडियस R1 और R2 आपको यहां पे दिखाऊंगा। यहां पे देखिए, अगर अपन सरफेस को इस टाइप से ट्रेवर्स कर रहे हैं, मरकरी की फ्री सरफेस को अगर मैं इस टाइप से ट्रेवर्स करूं तो अपने को ये बड़ा वाला सर्कल मिलेगा और इस बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस आपकी ये हो जाएगी R2। रेडियस आपकी R2 रहेगी। और अगर मरकरी की फ्री सरफेस को अपन इस टाइप से ट्रेवर्स करें चारों तरफ से तो अपने को ये छोटा वाला सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R1। तो ये R1 और R2 यहाँ पे प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। इस तरह से अपन R1 और R2 डिसाइड करेंगे। अब इसका प्रूफ क्या है, तो नेक्स्ट अपन लैप्लास इक्वेशन जो है उसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। लैप्लास इक्वेशन को डिराइव करने के लिए अपन फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अपने को एक मरकरी ड्रॉप दी हुई है जिसको अपन ने दो प्लेट्स के बीच में कंप्रेस करके रखा हुआ है। इस मरकरी ड्रॉप की फ्री सरफेस पे मैं एक छोटा सा एरियल एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। इस एरियल एलिमेंट को अपन यहाँ पे इस रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे हैं। रेक्टेंगल की लेंथ मैं ले लेता हूँ ds1 और इसकी जो हाइट है वो मैं ले लेता हूँ ds2। ये आपको रेक्टेंगुलर एरिया दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको इन्हेंस करके ड्रॉ करो तो आपको सर्टेन रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स भी आपको दिखाई देंगी। जैसे मैं राइट साइड में इसका इन्हेंस्ड व्यू आपको दिखा रहा हूं। जो एरियल एलिमेंट अपन ने चूज किया है उसके लिए लेंथ तो मैं ले लेता हूं ds1
यानी ये जो ए बी लाइन है इसकी लेंथ आपकी रहेगी ds1, ये लेंथ आपको दी हुई है ds1, और जो सी डी लाइन है इसकी लेंथ आपके पास रहेगी ds2। इस एरियल एलिमेंट का जो एरिया है वो तो अपन यही लिख सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल का एरिया लिखते हैं ds1 इंटू ds2। क्योंकि ये एलिमेंट काफ़ी स्मॉल है तो इसको ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल की तरह अपन ट्रीट कर सकते हैं। अब अपने को ये भी पता है कि अंदर वाली जो फ्री सरफेस के अंदर वाली जो सरफेस है वो आपकी कॉनकेव साइड है, बाहर वाली कॉन्वेक्स साइड है, और कॉनकेव साइड में प्रेशर आपका ज़्यादा रहता है कॉन्वेक्स साइड से। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस सरफेस के ऊपर वो आपका बाहर की ओर होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको मैं एफ पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एफ पी आपका ये हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, जिसको मैं dp से डिनोट कर देता हूं, इनटू सरफेस का एरिया dA। इसको अपन ये लिख देते हैं dp इंटू ds1 इंटू ds2। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो अंदर की ओर आएगा। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा वो आपका अंदर की ओर एक्ट होगा, इसको मैं एफ टी से डिनोट कर देता हूं। अब ये एफ टी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए देखिए यहां पे मैं सबसे पहले ये जो आर्क ए बी है इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं। मैं यहां पे आर्क ए बी को दिखा रहा हूं। ये आर्क ए बी है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1। इस आर्क का जो सेंटर है उसको मैं O1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसकी जो रेडियस है वो है r1। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन ये साइड कंसिडर करें इस रेक्टेंगुलर एरिया की, तो इस साइड के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स आपका इधर की ओर एक्ट होगा, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, T इंटू ds2। ये सरफेस पे टेंजेंट के अलोंग इधर की ओर ये फोर्स आपका एक्ट हो रहा होगा। इतना ही फोर्स ये जो साइड आपकी रहेगी रेक्टेंगल की इसके ऊपर भी एक्ट हो रहा होगा। ये फोर्स भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर की ओर लगेगा, जो आपका रहेगा T इंटू ds2। इस फोर्स को अपन इस आर्क के अलोंग अपन दिखा सकते हैं। जो आर्क मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया है इसमें मैं फोर्स को इधर दिखा सकता हूं। एक फोर्स तो आपका इधर की ओर लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में T ds2, और एक फोर्स आपका इधर की ओर लग रहा होगा T ds2। अब देखिए ये जो ए बी आर्क है इसकी लेंथ अपने को पता है, ये लेंथ अपने पास है ds1। आर्क काफी स्मॉल है तो इसके द्वारा सेंटर O1 पे जो एंगल सबटेंडेड होगा उस एंगल सबटेंडेड को मैं d θ1 से डिनोट कर देता हूं। ये एंगल सबटेंडेड है d θ1। अपन एक एंगल बाइसेक्टर लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी एंगल बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। तो ये एंगल आपका रहेगा d θ1/2, और ये एंगल भी होगा d θ1/2। अब इन फोर्सेस को अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस T ds2 को अपन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपको ये पता है ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल है तो d θ1/2 ही रहेगा। ये एंगल भी आपका d θ1/2 होगा।
तो टी डी एस टू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इधर की ओर आएगा, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से। ये जो कंपोनेंट है ये होगा टी डी एस टू कॉस डी थीटा 1/2, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की ओर आएगा, जो आपका ये रहेगा टी डी एस टू साइन डी थीटा 1/2। इसी तरह से लेफ्ट वाला जो फोर्स है टी डी एस टू, उसको भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ही आएगा टी डी एस टू साइन डी थीटा 1/2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा टी डी एस टू कॉस डी थीटा 1/2। अपन ये देखेंगे दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इन वर्टिकल कंपोनेंट्स को अपन ऐड करें तो जो नेट फोर्स आएगा वो ये आ जाएगा 2 टी डी एस टू साइन डी थीटा 1/2। अब चूंकि डी थीटा 1 काफ़ी स्मॉल है, जब एंगल काफ़ी स्मॉल होता है तो अपन साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी अपन साइन डी थीटा 1/2 को अपन डी थीटा 1/2 लिख देते हैं। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं 2t डी एस टू डी थीटा 1/2, और यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा नेट फोर्स टी डी एस टू डी थीटा 1। डी थीटा 1 एंगल सबटेंडेड बाई डी एस 1 है, तो एंगल सबटेंडेड को अपन ये लिख सकते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डी थीटा 1 को क्या लिखेंगे डी एस 1 अपॉन रेडियस R1। ये फोर्स अपने पास आ जाएगा, इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब देखिए जो सेकंड आर्क है उसको अपन ड्रॉ करते हैं। सेकंड आर्क आपका है सी डी। यहाँ पे देखिए ये आर्क मैं कंसिडर कर रहा हूँ सी डी आर्क, इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका ये जो साइड है, इस साइड के ऊपर फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, जो इधर की ओर एक्ट होगा। इस फोर्स को आप ये लिख सकते हो यूनिट लेंथ के अलोंग फोर्स लगेगा टी, डी एस 1 लेंथ के अलोंग कितना फोर्स लगेगा टी इंटू डी एस 1। इसी तरह से ये जो साइड आपकी है, इस साइड के ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा जो आपका होगा टी डी एस 1। अब अपन इस आर्क को सेपरेटली ड्रॉ करेंगे और इन फोर्सेस को अपन टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिनोट करेंगे। तो अब मैं ये जो सी डी आर्क है इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं। सी डी आर्क को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ये सी डी आर्क है, सी डी, और इस आर्क के लिए सेंटर अपने पास है O2, और इसकी जो रेडियस है वो है R2। सी डी आर्क की जो लेंथ है वो अपने पास है DS2। इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल मान लेते हैं कितना है डी थीटा 2। अब ये देखिए जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा था उसको अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं। इधर की ओर तो फोर्स आपका एक्ट होगा टी डी एस 1, और इधर की ओर जो फोर्स एक्ट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो आपका रहेगा टी डी एस 1। फिर से अपन एक एंगल बाइसेक्टर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा डी थीटा 2/2, डी थीटा 2/2, और ये एंगल भी क्या होगा डी थीटा 2/2। अब यहाँ से इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकें। इसी तरह से यहाँ भी अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो टी डी एस 1 है इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल है, ये आपका होगा डी थीटा 2/2, और ये एंगल भी आपका रहेगा
डी थीटा टू बाई टू। तो इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जो इधर की ओर पॉइंट करेगा, ये आपका रहेगा टी डी एस वन कॉस डी थीटा टू बाई टू। इसी तरह से इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जो नीचे की ओर पॉइंट करेगा, ये आएगा टी डी एस वन साइन डी थीटा टू बाई टू। इसी तरह से जो लेफ्ट वाला फोर्स है उसको भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये एंगल तो वही रहेगा आपका, अल्टरनेट एंगल है डी थीटा टू बाई टू, और ये एंगल भी आपका क्या रहेगा, डी थीटा टू बाई टू। यानी यहाँ भी फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आएगा, ये आएगा टी डी एस वन कॉस डी थीटा टू बाई टू, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ भी आएगा टी डी एस वन साइन डी थीटा टू बाई टू। अपन ये देखेंगे यहाँ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं जो O2 की ओर पॉइंट कर रहे हैं। तो जो नेट फोर्स आपका O2 की ओर एक्ट होगा उसको अपन ये लिख सकते हैं टू टी डी एस वन साइन डी थीटा टू बाई टू। एंगल काफी स्मॉल है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं टू डी एस वन इंटू डी थीटा टू बाई टू। टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा तो इसको अपन ये लिख देते हैं टी डी एस वन डी थीटा टू, और डी थीटा टू को अपन ये लिख सकते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पे डी एस टू है, रेडियस आर टू है, तो ये फोर्स अपने पास आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन की वजह से O1 और O2 की ओर जो फोर्स आपका एक्ट हो रहा है, एक फोर्स जो है इसको तो मैं बोल देता हूँ एफ T1 जो आपका O1 की ओर एक्ट हो रहा है, और एक फोर्स है एफ T2। ये आपका O2 की ओर एक्ट हो रहा है। O1 और O2 जो है वो एक ही लाइन के अलोंग आपके लोकेटेड होंगे। तो जो नेट फोर्स होगा सरफेस टेंशन की वजह से उसको अपन ये लिख सकते हैं एफ T1 प्लस एफ T2। तो जो नेट फोर्स आपका आएगा सरफेस टेंशन की वजह से वो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एफ T1 प्लस एफ T2। एफ T1 तो ये आया था अपने पास टी डी एस वन डी एस टू अपॉन R1, और एफ T2 ये आया है टी डी एस वन डी एस टू अपॉन R2। इसको अपन ये लिख सकते हैं टी इंटू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 इंटू डी एस वन डी एस टू। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन 1 के अंदर। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो बाहर की ओर एक्ट होगा, और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो अंदर की ओर एक्ट हो रहा है। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो अपन एफ टी को एफ पी से इक्वेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन एफ टी को एफ पी से इक्वेट कर देते हैं। एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। एफ पी तो ये आया था एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई इस एरियल एलिमेंट का एरिया जो था डी एस वन डी एस टू, और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ये आया है टी इंटू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 इंटू डी एस वन डी एस टू। यहाँ पे देखिए DS1 और DS2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा यानी जो एक्सेस प्रेशर होगा वो आपका ये आ जाएगा T इंटू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2। ये एक्सेस प्रेशर को आप डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक्सेस प्रेशर जो है वो आपका ये रहेगा T इंटू वन अपॉन R1
प्लस 1/R2। तो होपफुली ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस लैप्लास इक्वेशन को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कैसे करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। अब अपन कुछ स्पेसिफिक केसेस लेंगे ताकि अपने को ये पता लग सके कि अपन लैप्लास इक्वेशन का यूज़ कैसे करें, यानी लैप्लास इक्वेशन का यूज़ करके एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप का। स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ये मान लीजिए लिक्विड ड्रॉप है और इसके अंदर तो लिक्विड रहेगा, बाहर ये एयर के साथ कांटेक्ट में है। अब अपने को अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस पता करना है। मैं एक पॉइंट अंदर चूज कर लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने अंदर चूज कर लिया 1, और ये पॉइंट बाहर चूज कर लिया। 1 आपका कॉनकेव साइड में है, 2 कॉन्वेक्स साइड में है। तो प्रेशर डिफरेंस को अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, क्योंकि कॉनकेव साइड में प्रेशर जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम रहेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर आप सर्कल को इस टाइप से ट्रेवर्स करते हो तो उस केस में भी आर्क की जो रेडियस है वो आपकी कितनी होगी? इस ड्रॉप की रेडियस के बराबर। और अगर आप इस ड्रॉप को इस टाइप से ट्रेवर्स करते हो तब भी आप ये देखोगे कि इस सर्कल का रेडियस आपका कैपिटल R है, यानी R1 और R2 दोनों ही इस केस में आपके किसके बराबर होंगे? कैपिटल R के बराबर होंगे, जहां पे कैपिटल R इस ड्रॉप की रेडियस है। तो अपन ये लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। कैपिटल R आपकी ड्रॉप की रेडियस है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो अपने पास एक्सेस प्रेशर ही आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू T इंटू 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 2/R, यानी 2T/R। तो एक्सेस प्रेशर 2T/R के बराबर होगा। स्फेरिकल इंटरफेस का एक और एग्जांपल अपने पास है कैपिलरी ट्यूब। मान लो एक सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब आपको दी हुई है और इसको अपन वेटिंग लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर रहे हैं। जब वेटिंग लिक्विड के अंदर इस कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो लिक्विड आपका राइज होगा और लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो आपका स्फेरिकल रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो लिक्विड का जो मेनिस्कस है उसको अगर आप एक्सटेंड करो तो इस टाइप का एक स्फीयर बन जाएगा आपका। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लो आपका R है। तो यहाँ भी अगर मैं 2 पॉइंट्स चूज करता हूँ, एक पॉइंट मान लो आप मेनिस्कस के अंदर, मेनिस्कस के जस्ट ऊपर अपन ले रहे हैं यहाँ पे एयर के अंदर पॉइंट 1, और एक पॉइंट मेनिस्कस के नीचे जस्ट लिक्विड के अंदर ले रहा हूँ पॉइंट 2। तो 1 आपका कॉनकेव साइड में है, 1 का प्रेशर जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा, 2 का प्रेशर कम होगा, P1 माइनस P2, ये एक्सेस प्रेशर होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? स्फीयर के केस में या स्फेरिकल इंटरफेस के केस में ये आपकी होगी 2T/R के बराबर।
तो एक्सेस प्रेशर ये आएगा। अब अपन सिलिंड्रिकल इंटरफेस लेते हैं। सेकंड केस में लेता हूं जब आपको वाटर की फ्री सरफेस सिलिंड्रिकल दी हुई हो। सिलिंड्रिकल फ्री सरफेस, जैसे मान लो लिक्विड एलिमेंट आपका इस टाइप का है, लिक्विड एलिमेंट आपका सिलिंड्रिकल है, इस टाइप का लिक्विड एलिमेंट है। लिक्विड को अपन इस टाइप से डिनोट कर देते हैं अंदर। अपने को फ्री सरफेस के जस्ट अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस पता करना है। तो मैं एक पॉइंट सरफेस के अंदर ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूं, एक पॉइंट बाहर ले लेता हूं। क्लियरली 1 जो है वो कॉन्केव साइड में है और 2 कॉन्वेक्स साइड में है। तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर लिखेंगे वो ये रहेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P2। फॉर्मूला आपका ये रहेगा लेप्लास इक्वेशन से, T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू क्या होगी और R2 की वैल्यू क्या रहेगी। आप एक तो सिलेंडर जो है उसको इस टाइप से ट्रेवर्स कर सकते हो। अगर मैं सिलेंडर जो है उसकी कर्व्ड सरफेस को ट्रेवर्स करूं तब तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, सिलेंडर की रेडियस के ही बराबर। तो R1 को तो मैं R ही के बराबर लिख देता हूं। और अगर मैं सिलेंडर की सरफेस को इस लाइन के अलोंग ट्रेवर्स करूं तब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू तो सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगी और R2 की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी के बराबर होगी। यानी एक्सेस प्रेशर जब आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा पी तो वो कितना आ जाएगा, T इंटू 1/R प्लस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा, T/R के बराबर। तो सिलिंड्रिकल इंटरफेस के केस में एक्सेस प्रेशर आपका ये रहेगा। एक और एग्जांपल आपको सिलिंड्रिकल इंटरफेस का देखने को मिलेगा जब आप दो पैरेलल प्लेट्स को लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हो। इस टाइप का केस आपके पास है। यहाँ पे देखिए जो लिक्विड की फ्री सरफेस है, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट हैं जिनको अपन ने लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया हुआ है। लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो आपकी सिलिंड्रिकल है आपकी। अगर मैं इस फ्री सरफेस को एक्सटेंड करूं तो एक इस टाइप का सिलेंडर बन जाएगा आपका। फ्री सरफेस जो है उसको अगर एक्सटेंड करो तो एक इस टाइप का सिलेंडर आपका बनेगा। एक इस टाइप का सिलेंडर आपका बन जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप इस फ्री सरफेस के ऊपर एक पॉइंट आप ले लेते हो और एक पॉइंट लिक्विड के अंदर ले लेते हो तो 1 और 2 का जो प्रेशर डिफरेंस है वो आप क्या लिखोगे, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 एंड दिस इज इक्वल टू T/R। जहां पे R क्या होगी, ये जो सिलिंड्रिकल इंटरफेस है इसकी रेडियस। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेडियस आपकी R रहेगी, सिलेंडर की रेडियस। अब एक मैं डिफिकल्ट एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये जो लेप्लास इक्वेशन है इसको सही यूज करना आपको आ पाएगा। तो थर्ड जो केस है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक वेटिंग लिक्विड है और इस वेटिंग लिक्विड को अपन ने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। जैसे मान लो वाटर की ड्रॉप है, इसको अपन दो ग्लास प्लेट्स के बीच में रख देते हैं। इस टाइप का केस है आपके पास। दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में अपन ने वाटर की एक ड्रॉप रख दिया। अब ये वाटर की ड्रॉप जो है वो दोनों प्लेट्स के द्वारा कंप्रेस होके स्प्रेड हो गई है और चूंकि वाटर वेटिंग लिक्विड है तो इस केस में इसका जो शेप है वो इस टाइप का रहेगा।
आप थ्री डायमेंशनल व्यू अगर देखना चाहो तो इसका थ्री डायमेंशनल व्यू कुछ इस टाइप का रहेगा आपका। यहाँ पे प्लेट्स को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है और जो वाटर है उसको मैंने यहाँ पे येलो कलर से डिनोट किया है। थ्री डायमेंशनल व्यू आपका इस टाइप का रहेगा, यानी जो बीच में लिक्विड है वो आपका इस शेप का होगा, आपका इस शेप का लिक्विड आपका रहेगा बीच में। अब ये देखिए, अगर मैं इस केस में ये पता करना चाहूँ कि यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक सरफेस के लिक्विड की सरफेस के जस्ट बाहर और एक जस्ट अंदर, तो वन तो आपका कॉनकेव साइड में है, वन का जो प्रेशर है वो आपका ज़्यादा रहेगा और टू का प्रेशर जो है वो आपका कम होगा। तो एक्सेस प्रेशर होगा P1 माइनस P2। और अगर अपन लेप्लास इक्वेशन अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू ये आएगी T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे बात आती है R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक तो अपन इस सरफेस को इस टाइप से ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे ट्रेवर्स करूँ, फ्री सरफेस को, तब तो एक इस टाइप का सर्कल बनेगा जिसके लिए रेडियस ये रहेगी आपकी। इस रेडियस को मैं R बोल देता हूँ। तो एक तो आपका इस टाइप का सर्कल आपका बनेगा, अगर आप ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हो तो ये सर्कल आपका बनेगा। और उस सर्कल के लिए रेडियस, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। इस टाइप का सर्कल बनेगा जिसके लिए रेडियस मान लीजिए आपकी R है, रेडियस R है। आप इस रेडियस को दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसकी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मान लो गैप आपका h है और इस लिक्विड के लिए कांटेक्ट एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा रहेगा, कांटेक्ट एंगल। और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा। और ये गैप आपका h के बराबर है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये h/2 होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और h/2 को आप ये लिख सकते हो, h/2 इज इक्वल टू R cos थीटा। यानी आप R की जगह ये लिख सकते हो h/2 cos थीटा। तो पहले केस में R1 की वैल्यू जो है वो तो आपकी किसके बराबर हो गई, R के बराबर हो गई, और R को अपन ने ये लिख दिया है h/2 cos थीटा। अब बात आती है R2 की वैल्यू क्या होगी। तो एक अपन सरफेस को ऐसे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर मैं इस लिक्विड की फ्री सरफेस को ट्रेवर्स करूं तो ऐसे भी ट्रेवर्स कर सकता हूं। अगर ऐसे ट्रेवर्स करूंगा तब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो जो रेडियस होगा वो आपका कहलाएगा R2। R1 को तो अपन ने R के बराबर ले लिया है, ये R2 रहेगा आपका। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ, मान लीजिए ये जो आपका लिक्विड आपका स्प्रेड हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन भी आपका सर्कुलर है और उसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए आपकी है R0। तो R2 की जो वैल्यू है वो आपकी, या R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका R0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब अपन इस फ्री सरफेस को ट्रेवर्स करेंगे, इस डायरेक्शन में जब ट्रेवर्स करेंगे तो इस टाइप का सर्कल अपने को मिलेगा, इस टाइप का सर्कल अपने को यहाँ पे मिलेगा। अगर अपन इस टाइप से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो उसकी रेडियस अपन R0 ले सकते हैं। लेकिन ये जो रेडियस है ये आपकी लो प्रेशर रीजन में आपकी लोकेटेड है। बेसिकली जो पॉइंट 2 है वहां पे प्रेशर आपका कम है, 1 पे प्रेशर ज्यादा है। आपको ये ध्यान रखना है, जब अपन लेप्लास इक्वेशन यूज करेंगे तो अपन रेडियस R1 और R2 को साइन के साथ पुट करेंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी हाई प्रेशर रीजन की ओर बन रही है, जैसे 1 की तरफ R1 और R2 होता तो अपन दोनों को पॉजिटिव लेते, अगर 2 की ओर R1 और R2 हो रहा है तो अपन उनको नेगेटिव लेंगे।
तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका R1 था वो तो आपका 1 की ओर ही बन रहा था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको तो अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लिया है। लेकिन जो R2 आपका है, जो अपन यहाँ पे R0 के बराबर ले रहे हैं, ये आपका 0.2 की तरफ बन रहा है, इधर की ओर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, इधर की ओर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो इसको अपन नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, R1 और R2 को आपको साइन के साथ पुट करना है। R2 की वैल्यू आप क्या लोगे, -R0। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये R1 और R2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे को प्रेशर डिफरेंस ये पता लग जाएगा। डेल्टा P इज इक्वल टू T इंटू, पहले R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, H/2 cos थीटा। R2 की जगह अपन -R0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप बीच में वाटर ड्रॉप जो है उसको दोनों प्लेट्स के बीच में रखोगे, तो वाटर ड्रॉप जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तक स्प्रेड हो जाएगी, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो आपका काफ़ी कम होगा। ये जो गैप है आपका दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, ये आपका काफ़ी कम रहेगा, जिसको अपन यहाँ पे H से डिनोट कर रहे हैं। R0 की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर ये R0 H से बहुत ज़्यादा है, तो अपन ये कह सकते हैं 1/R0 इज मच मच लेस देन 1/H। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो 2 cos थीटा अपॉन H है, उसके रेस्पेक्ट में 1/R0 काफ़ी कम है। इस टर्म को आप नेग्लिजिबल ले सकते हो, ये जो टर्म है ये नियरली इक्वल टू 0 होगी। तो अपने पास जो एक्सेस प्रेशर है वो ये आ जाएगा 2T/H इंटू cos थीटा। अगर कॉन्टैक्ट एंगल आपका 0 होता तो cos 0 आपका 1 होगा, उस केस में एक्सेस प्रेशर आपका रहेगा 2T/H। तो अपन ने इस डिफिकल्ट एग्जाम्पल के अंदर अपन ने ये देखा कि जब अपन लैप्लास इक्वेशन यूज करते हैं तो अपने को R1 और R2 को साइन के साथ पुट करना होता है। जैसे यहाँ पे अपन जब इस सरफेस को इस टाइप से ट्रेवर्स कर रहे थे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका 1 की तरफ लाई कर रहा था, 1 जो है उस पर प्रेशर ज़्यादा होना है। तो यहाँ पे R1 को तो मैंने नेगेटिव लिया, लेकिन जब अपन सरफेस को इस टाइप से ट्रेवर्स कर रहे हैं, तब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आपका इधर की ओर लोकेटेड होगा, 2 की ओर लोकेटेड होगा। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपको नेगेटिव साइन के साथ फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लो प्रेशर रीजन की ओर है। तो इस तरह से अपन जो लैप्लास इक्वेशन है उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने लैप्लास इक्वेशन और इसके एप्लीकेशंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ये वीडियो फिजिक्स ओलंपियाड और जेईई एडवांस के लिए बेहद ही यूजफुल है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फिजिक्स एजुकेटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का अपडेट्स मिलता रहे।